अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट से रिलेटेड है उसमें कई बार पावर बोलेगा निकाल ले, तो उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर या फिर आई इंटू वी, इसमें से जो भी मालूम हो जाए। हीट लॉस भी बोलता है निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर बाय आर टी या फिर वी इंटू आई इंटू टी। पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होगी, वाट या फिर जूल पर क्या सेकेंड। 1 HP इक्वल टू 746 वाट होने वाला है। इसमें प्राइस वगैरह से भी रिलेटेड आने वाला चीज़ें, तो 1 यूनिट एनर्जी, ये आप पढ़े होंगे 10th में, 3.6 10⁻6 जूल होता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल होगा। कभी कभी कैलोरी का कन्वर्जन आएगा, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो इतना बातें पहले लिख डालें। इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 15 वोल्ट की बैटरी है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 4 ओम ये रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। बोला ब्रांच PQ में कितना करंट है, करंट इन ब्रांच PQ। तो इसको बनाने के एक तरीके तो किरचॉफ्स लॉ बता ही चुके थे। अभी आप इस सवाल को मत बनाइए, मैं बनाता हूँ, आपको प्रोसेस सिखाता हूँ कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रोसेस है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में करते हैं कि हम एक बार में एक सेल रखते हैं या दूसरे सेल को गायब कर देते हैं। तो सुपरपोजिशन में ये सर्किट, एक बार में मैं ये 15 वोल्ट को रखूंगा, और जो दूसरा सेल है, सेल को वायर से कनेक्ट कर देंगे, मतलब उस सेल को हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे, सिंपल वायर। और अगर सेल में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो फिर वो यहाँ लगाते। अगर सेल में, यहाँ जो हमने सेल यूज़ किया उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पर वो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते। मतलब एग्जांपल के रूप में यहाँ ले ही लेता हूँ मैं। मान लीजिए इस वाले सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इसका मतलब इस वायर में हम लोग 1 ओम लगाते। ये भी 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। प्लस दूसरा सर्किट में अब पहले वाले सेल को गायब कर देते, बाकी चीज़ एज इट इज रहने देंगे। वन 4 1 2 1 3 10 वोल्ट। उस सर्किट के बदले में ये दो अलग अलग सर्किट हमने बना लिया, बराबर। अब इस सर्किट के थ्रू इसमें करंट निकालते हैं और इस सर्किट के थ्रू इसमें करंट निकालते हैं। फिर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो ऐड कर देंगे, अपोजिट होगा तो माइनस कर देंगे। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं।
मतलब किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। अगर उसमें एक सेल है तो एक सेल सर्किट में बाकी सब रेजिस्टेंस है, तो पहले सेल के क्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, फिर करंट निकालना है, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तभी देखिए इसमें 1 + 1 + 4 कितना हो गया, ये 6। ये 6 और 2 आपस में पैरेलल, तो 6 × 2/6 + 2, 6 × 2 मतलब 12/8, तो बोले तो 4, 12/8 मतलब 3/2, 3/2 + 3 + 1 मतलब आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 + 3 + 3/2, तो 4 × 2 = 8 + 3 11/2 ओम। ये हो गया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। क्या है पर आप कभी आते कभी नहीं आते ना। अभी क्लास ख़त्म होगा तो रुकना आप। 11/2 ओम। तो यहाँ पर बैटरी है 15 वोल्ट की, तो जो पहले मेन करंट होगा सेल से वो निकाल लेंगे 15/11/2, इसका मतलब 30/11 एम्पियर। तो यहाँ से करंट आया 30/11। अब ये करंट यहाँ आकर के बटेगा दो रास्ते में, तो ये वाला रास्ता में देखो कितना ओम है, 4 ओम है, और इस वाले रास्ते में कितना है, 2 है। तो कैसे बटेगा करंट, मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था सॉल्व करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। इस दोनों पॉइंट को देखेंगे, मतलब ये पूरा रेजिस्टेंस इस रास्ते का काउंट होगा कि नहीं होगा बताओ। तो उस पूरा रेजिस्टेंस में कितना है 6, और इस रास्ते में 2 है, तो 2:6 मतलब 1:3, 1:, और करंट बढ़ता है रेसिप्रोकल में, तो 3:1। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 3x देंगे और यहाँ पर हम लोग x देंगे, यही होने वाला है। तो 3x + x 4x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 15/22 एम्पियर। इसका मतलब करंट इन, इसको P और Q लेंगे तो करंट इन PQ ब्रांच जो आया वो कितना आया 3x, बोले तो 45/22 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, बराबर। ये हुआ एक सर्किट के थ्रू। अब दूसरे सर्किट के थ्रू निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस में फिर से क्या निकालना है हमको, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब इसको देखेंगे तो ये 3 + 1 फिर से 4 और 2 पैरेलल में है, 4 × 2/4 + 2, तो 8/6 बोले तो 4/3 + 1 + 1 + 4 बराबर है। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 + 4 22/3। तो जो मेन करंट सेल से निकला वो कितना हो जाएगा, तो 10 वोल्ट बाई 22/3 मतलब 30/22 बोले तो 15/11 एम्पियर। 15/11 एम्पियर यहाँ से मेन करंट आया सेल से। अब वो 15/11 एम्पियर करंट जो है यहाँ आकर के दो पार्ट में बटेगा, बराबर है। किधर किधर, एक में 4 है दूसरे में 2 है, तो 4 जिधर है उधर 4/2 मतलब 2:1 का रेशियो है रेजिस्टेंस का। तो करंट का रेशियो कैसा बटेगा 1:2 का। इसका मतलब इसमें होने वाले हैं 2x और इसमें होने वाले हैं x, तो 3x की वैल्यू इसके बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/11 एम्पियर। तो करंट इन ब्रांच, इस पॉइंट को लिखते हैं P और Q, PQ में, तो आ जाएगा देखो 2x 10/11 एम्पियर किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो जो नेट करंट लिखेंगे ये हो गया। तो अगर नेट करंट की बात करेंगे, अगर मान लीजिए सब जगह पॉइंट लिख देता हूँ A B C D, तो फाइनली नेट करंट इन ब्रांच PQ अगर निकालना हो तो एक करंट कह रहा है कि ऊपर जा रहा है 10/11 और एक कह रहा है कि नीचे आ रहा है 45/22। इसका मतलब बड़ा कौन है 10/11 की 45/22, तो इसका मतलब फाइनल डायरेक्शन उसी का रहेगा। तो 45/22 माइनस 10/11 इतना एम्पियर करंट
कौन से डायरेक्शन में जाएगा? नीचे की तरफ, मतलब फ्रॉम P टू Q। इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 25/22 एम्पियर फ्रॉम P टू Q। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से अगर बोलेगा कि ब्रांच AP में बताओ, करंट इन AP बताओ, तो करंट इन AP के हिसाब से देखेंगे तो इस सर्किट के हिसाब से करंट इधर जा रहा है कितना? मेन करंट 30/11, और इस सर्किट के हिसाब से करंट जो है यहाँ कितना जा रहा है? x की वैल्यू 5/11। दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा? प्लस। तो 30/11 प्लस 5/11, 30/11 प्लस 5/11 कितना हो जाएगा? ये 35/11 एम्पियर किधर की तरफ? फ्रॉम A टू P। इसी तरीके से करंट इन PC में निकालेंगे, तो PC निकालेंगे तो ये वाला सर्किट के हिसाब से करंट इधर जा रहा है x बोले तो 15/22। ये वाला सर्किट के हिसाब से करंट इधर जा रहा है, कितना जा रहा है? जो मेन करंट है वही जा रहा है। मेन करंट कितना है यहाँ पर? 15/11 बराबर। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 15/11 प्लस 15/22, 15/11 प्लस 15/22, तो ये कितना हो गया? 45/22 एम्पियर फ्रॉम P टू C। तो P टू C जा रहा है। अब देखो ब्रांच AB में अगर निकालें तो AB ब्रांच में यहाँ से करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, और यहाँ से भी करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो दोनों का डायरेक्शन फिर निकाल के क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से जैसे हम कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच में पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ गया सुपरपोजिशन का प्रोसेस। कितने लोगों को समझा बताओ? ठीक है, लिखो तो फटाक से पहले। बहुत काम की चीज़ है, ज़्यादा जगह यही काम आएगा। हटा दो इसे। अब फिर से देखिए सभी लोग, इसमें क्या करना है? हमको PQ ब्रांच में करंट निकालना है। तो पहले जो सर्किट गिवन है, जब एक से ज़्यादा सेल हो तो उस जगह में नोडल एनालिसिस लगाना बहुत अच्छा होता है, आसान होता है, उससे सवाल जल्दी बन जाते हैं। अब इसके लिए क्या करना है? जिस ब्रांच में सेल है उस ब्रांच में किसी भी जगह या कहीं पर भी पूरा सर्किट में एक जगह 0 मानना है, बाकी उसके रिस्पेक्ट में बाकी सब जगह का पोटेंशियल लिखना है। तो जैसे ये वाला बहुत सारे जगह तो सर्किट में सेल अरेंज रहता है, पर यहाँ पर सेल अरेंज नहीं है। तो ऐसे हालात में रेजिस्टेंस और सेल को किसी पर्टिकुलर ब्रांच में आप पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं आराम से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये ब्रांच में ये रेजिस्टेंस और ये सेल को चेंज कर सकते हैं आप लोकेशन को। उसी तरीके से ये वाला ब्रांच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये सब रेजिस्टेंस को और सेल के लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। और लोकेशन चेंज करने का फ़ायदा ये उठाना है कि सेल को एक तरफ रखना है और सभी रेजिस्टेंस को एक तरफ रखना है। तो मैं इसी सर्किट को वापस से रीअरेंज करता हूँ, फट से रीअरेंज हो जाएगा। मैं इस 15 वोल्ट को यहाँ लाता हूँ, इस 3 को ऊपर लेके चला जाता हूँ। तो ये 3 को ऊपर लेके जाऊँगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा। मैंने रीअरेंज कर दिया। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये 15 वोल्ट का बैटरी हो गया और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। 4 मतलब 3 + 1 बराबर। ये बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस है, वो 2 ओम रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। दूसरे साइड में फिर से सेल को रीअरेंज कर लेता हूँ। जैसे कि इस वाले सेल को नीचे लाया तो ये वाले सेल को भी नीचे लाता हूँ। तो ये 1 और ये 4 को पीछे लेकर चला जाता हूँ। तो कितना हो जाएगा? 6। ये हो गया 6 ओम। 6 बोले तो 4 + 1 + 1
यहाँ पर सेल को, सेल की पोलैरिटी वगैरह को नहीं बदलते, जैसा है वैसा रखते, 10 वोल्ट। ऐसा सिंपल सर्किट हो गया, बराबर। अब जब सिंपल सर्किट हो गया तो एक जगह का पोटेंशियल 0 मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस जगह का वोल्टेज हम 0 मान लिए, इस जगह का 0 मानिए, तो करस्पॉन्डिंग इस जगह का कितना हो जाएगा, +15, और इस जगह का हो जाएगा -10, और इस जगह का हमको मालूम नहीं तो मानते हैं x। अब ये एक नोडल एनालिसिस हो गया जिसमें आप ये वाला बैटरी को समझो कि है ही नहीं, एक पॉइंट का हमको मालूम नहीं। अगर यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए तो यहाँ का तो मालूम ही है, तो करंट भी पता चल जाएगा, बराबर। तो वो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने वहाँ पर आपको कैपेसिटर में बताए थे कि सम ऑफ चार्ज 0 होता है। यहाँ पर बता रहा हूँ कि सम ऑफ करंट 0 होना। करंट बोले तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो ये वाले ब्रांच में जो करंट होगा वो वोल्टेज डिफरेंस x और 15। तो मैंने बताया था कि अंदर वाला माइनस बाहर वाला करना है, बराबर, x - 15। वहाँ पर कैपेसिटर मल्टीप्लिकेशन में होता था, यहाँ पर रेजिस्टेंस डिवीजन में होगा। कितना है, डिवाइड बाय 4 प्लस x - 0 बाय रेजिस्टेंस 2 प्लस x प्लस 10 बाय रेजिस्टेंस 6, इसकी वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व करके हमको x निकालना है। 4, 2 और 6 का LCM 12 हो गया, तो ये हो गया 3x - 45 प्लस 6x प्लस 2x प्लस 20 बाई 12 उस साइड मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया, बराबर है। अब ये 3x प्लस 6x 9x प्लस 2 11x, ये 45 माइनस में है और ये 22 प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस में जो उस साइड जाएगा तो प्लस 25, तो x की वैल्यू 25/11। इसका मतलब इस जगह का पोटेंशियल हो गया 25/11 वोल्ट। अब वो बड़ा है और ये छोटा है, तो करंट ऊपर से नीचे आएगा। कितना आएगा, तो वोल्टेज डिफरेंस 25/11 - 0, तो 25/11 ये वाला बाई 2 वोल्टेज डिफरेंस बाय करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो 25/11/2, तो कितना हो गया ये 25/22। पिछले सवाल का भी आंसर देखिए यही आया होगा, 25/22 फाइनल आंसर हो गया। करंट इन ब्रांच PQ फ्रॉम P to Q 25/22। जम गया बातें। तो ये दूसरा प्रोसेस है, इसे कहते हैं नोडल एनालिसिस। कर लीजिए आप इसे। सभी प्रोसेस आते रहना चाहिए, उसमें से ये तो बिल्कुल आते रहना चाहिए क्योंकि इसका ज़्यादा यूज होने वाला। सेल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक और तरीका, अब जैसा कि ये मैंने बोला कि रेजिस्टेंस और सेल को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं यहाँ से, या फिर रहने दो, ऐसा कर सकता हूँ, ये दोनों को एक तरफ लेके चला जाऊँ, फोल्ड कर लूँ, दो हाफ है ना, एक PQ के इस साइड और एक PQ के इस साइड, इस दोनों को एक तरफ लेके चला जाता हूँ, ठीक है, PQ के अगेंस्ट। तो ये जो अभी अपन ने इस साइड को पूरा कंसीडर करे, तो वो कंसीडर करे एक सेल 10 वोल्ट का जिसका इंटरनल रहे, बाकी जितने भी रेजिस्टेंस उस ब्रांच में सब उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए आप। तो ये जो PQ है जो कि 3 ओम, कितना ओम का था, 2 ओम का, पॉइंट P और Q, इसके बाजू में एक सेल कंसीडर करना है 10 वोल्ट का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा, 4 + 1 + 1 6 ओम। और दूसरे वाले ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम। तो 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस विथ 15 वोल्ट सेल, 15 वोल्ट सेल, ऐसा। तो अगर ऐसा कर लिए तो ये दोनों देखो ध्यान से, तो अपने आप में ये दोनों सेल इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालते, E1/R1 E2/R2 बराबर
या फिर ऐसा 15 इंटू 6 90, 10 इंटू 4 40, दोनों का डिफरेंस होगा कि प्लस होगा? अपोजिट है या सेम है? अपोजिट है ना, तो 15 इंटू 6 90 या 10 इंटू 40, तो बड़ा कौन है? मतलब फाइनल सिंबल लीड इसका करेगा। ये बात जमा के आपको सिंबल किसका लीड करेगा? 15 का। तो 15 इंटू 6 90 माइनस 10 इंटू 4 40 बाय 6 प्लस 4 10, ये कितना हुआ? 50 बाय 10, 5 वोल्ट बराबर। अब आर इक्विवेलेंट निकाल लो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 बाय 6 प्लस 4, इसका मतलब क्या हो गया? 24 बाई 10, 2.4 एम्पियर। अब इस सेल को मतलब सर्किट को सिंपली ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक सेल से रिप्लेस कर दीजिए जिसका वोल्टेज 5 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2.4 ओम, करंट निकाल लीजिए। क्या ये बात आपको समझ गया? तो ये एक और प्रोसेस है, लिख दीजिए इक्विवेलेंट सेल मेथड। यहाँ जो करंट हो जाएगा ऊपर से नीचे, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q, बैटरी 5 है, रेजिस्टेंस 2 प्लस 2.4 4.4, ऊपर भी 5 नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 4.4 का 22 एम्पियर। सिंबल कैसे तय करते हैं, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कौन लीड करेगा। अब इसमें से आपको जो भी मेथड समझ में आया, और भी है तरीके, बट आसान तरीके यही है, बाकी सब तरीके थोड़े और बड़े। तो जो भी आपको जहाँ पर जैसा काम लगे वैसा आप लगा सकते हैं। ठीक से लगाएंगे तो क्वेश्चन की आराम से लग जाएगी। करंट इन PQ निकाल लें। वोल्टेज बिटवीन PQ भी ट्राई करेंगे। हुआ? देखिए ये तो ही हो गया, x-5/4
प्लस एक्स माइनस 0/3, एक्स माइनस 10/2, एक्स माइनस 20/1। इसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू कितनी है भैया जी? 3013 हुआ। ये वाला देखो, ये मैं सॉल्व कर दूं क्या? कर देता हूं, आप लोगों को नहीं आता होगा। प्लस माइनस 4 3 2 1 का एलसीएम 12 ही होगा ना। ये हो गया 3x माइनस 15 प्लस 4x प्लस 6x माइनस 60 प्लस 12x माइनस 240 इक्वल टू 0। 3 प्लस 4 6 12 10 25x इक्वल टू 15 60 और 240 315। x की वैल्यू 315/25 63/5। ये वाला सवाल को सॉल्व करिए। रहेगा, हो सकता है इस दोनों के बीच में कनेक्शन हो, या कभी हो सकता है कि ऐसा दे कि इस दोनों के बीच में कनेक्ट कर दे। तो ये सभी सिचुएशंस में किरचॉफ्स के लॉ के हिसाब से इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता, हमेशा ही ऐसा होने वाला है। दो डिफरेंट सर्किट को ज्वाइन करने वाला रेजिस्टेंस कितना भी हो, कुछ भी कंडीशन हो, करंट फ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे का कारण है कि मान लीजिए यहाँ से करंट निकला आई, इसे वापस भी आना चाहिए आई सेल में, तभी किरचॉफ्स का पहला लॉ वैलिड होगा। तो अगर ये आई इधर गया है तो वो आई यहाँ से आया, और अगर वो आई यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या इधर से कुछ करंट आ जाता है, यहाँ आई से बड़ा हो जाएगा, या इधर कुछ करंट चला जाता है, आई से छोटा हो जाएगा। जबकि किरचॉफ्स के लॉ के हिसाब से जितना जा रहा है उतना ही आना चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ आई होना ही चाहिए, और आई तभी होगा जब यही आई सीधा इधर आ जाए। इसका मतलब ना तो इस ब्रांच से करंट आए, ना ही इस ब्रांच से करंट जाए। सिमिलरली इस साइड में भी वही होगा। इधर से मान लीजिए हमने करंट निकाले I1, तो यही I1 यहाँ तक पहुँचा, और इसको वापस रिटर्न में भी I1 ही चाहिए किरचॉफ्स के पहला लॉ को वैलिड कराने के लिए। ये I1 तभी होगा जब इसमें भी I1 हो और इसमें भी I1 हो। तो इसमें और इसमें दोनों में सेम करंट तभी होगा जब यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं हो, ना तो यहाँ से करंट आए, ना ही यहाँ से करंट कोई जाए। अगर यहाँ से कोई करंट चला गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, छोटा करंट हो जाएगा, और अगर यहाँ से करंट आ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बड़ा करंट हो जाएगा। तो ना ही बड़ा चलेगा ना ही छोटा चलेगा। इट मीन्स ये हुआ कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। तो जब भी ऐसे दो डिफरेंट सर्किट अलग अलग मिलेंगे तो उस सिचुएशंस में ये जो ज्वाइन करने वाला ब्रांच है, इसमें कोई भी करंट कभी फ्लो नहीं होने वाला है, ये दिमाग में सेट कर लेना। अब अगर जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तब तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये सर्किट में एक करंट फ्लो होगा, उस आई की वैल्यू हो जाएगी 8 बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है? 3 2 और 1 6 4/3 एम्पियर। उसी तरीके से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा। तो यहाँ जो I1 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10 बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 + 5 8। ये हो गया 5/4 एम्पियर। अब कह रहा है कि वोल्टेज बिटवीन पीक क्यों निकालो, बराबर है? हाँ 10/10 आ रहा है। हाँ 10/10 आ रहा है।
1 एम्पियर। अब कह रहा है वोल्टेज बिटवीन पी क्यू, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्यू से चलना है, पी पे पहुंचना है, मतलब क्यू यहाँ है, यहाँ से ऐसे चल करके पी पे पहुंच जाइए, जो रास्ते में वोल्टेज आ रहा है उसे लिख दीजिए। तो क्यू से जब ऐसे चल रहे हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, तो 3 इंटू आई, प्लस में कि माइनस में, आई की वैल्यू आपने निकाले 4/3, ऐसा करके यहाँ पहुँच गए, इसमें कोई करंट ही नहीं, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पहुँचना है तो ये अपोजिट टू करंट जा रहे हैं अपन, तो प्लस लिखेंगे, I1 की वैल्यू 1 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, तो यही हो गया आंसर, -4 + 2 -2 वोल्ट। जम गया? बना दे। एक और सर्किट में देता हूँ ऐसे टाइप का, सभी बंधु ट्राई करिए। करंट इन 5 ओम निकालने हैं। इस जगह का नाम P है, इस जगह का नाम Q है। वोल्टेज बिटवीन QP निकालने हैं। आ गया? करंट इन PQ मतलब ये 5 ओम 0, इसमें जो करंट हो जाएगा वो कितना एम्पियर? 2 हो जाएगा ना, और इसमें जो करंट हो जाएगा वो 1 एम्पियर। वोल्टेज बिटवीन QP, तो P से चलना है Q पे, तो यहाँ तो करंट का डायरेक्शन ऐसा ही है, यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसा है, P से चलना है Q पे, तो -1 इंटू 2, फिर 0, फिर -3 इंटू 1, तो -2 -3 -5 वोल्ट। आया क्या? तो आप सबको सर्किट सॉल्व करना समझ में आया? कोई कुछ बोलते ही जो सर्किट सॉल्व करना सिखाए वो समझ में आया? कितने लोगों को आया है?